कैंची पकड़ने की जरूरत है। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको डरा सके। जो आपकी आयु में ऊर्जा होती है, जो आपकी आयु में एक अंदर से प्रेरणा हो सकती है, उसके आगे सारी चीजें भूसे की तरह है। बस उस शेखर की तरह सही कैंची पकड़कर आपको उसको खोल देना है। एक और चीज मैं थोड़ा साहित्य से उदाहरण देता हूं, उससे समझना आपको आसान हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी है कि एक सर्कस है, वहां पर एक आदमी आया। सर्कस में आप देखे होंगे बड़े प्रशिक्षित जानवर होते हैं। तो एक आदमी आया, बोला कि अगर मैं तुम्हें एक कुत्ता दूं, दिखाऊं जो वायलिन बजाता है तो कैसा रहेगा। तो मैनेजर सर्कस का बहुत उत्साहित हो गया। उसे लगा कि अरे ऐसा कुत्ता जो वायलिन बजा दे। उन्होंने कहा हाँ हाँ, कहाँ है? कहे ये मेरे ब्रीफकेस में ही है। उन्होंने अपना खोला, उसके अंदर से एक छोटा सा कुत्ता निकला, एक छोटा सा वायलिन निकला। कुत्ते ने वायलिन पकड़ा, बजाने लगा, बड़ी मधुर धुन बजा रहा है। मैनेजर बहुत उत्साहित हो गया, सोचा इससे तो सर्कस में 4 चांद लग जाएंगे। तब से एक बड़ा कुत्ता आया वहां पे और उस छोटे वाले का गला पकड़ के अंदर ले गया। उन्होंने पूछा ये क्या? कि कुछ नहीं, ये इसका बाप है, ये चाहता है कि ये कुत्ता डॉक्टर बन जाए, वायलिन न बजाए। तो इस कहानी का मर्म यह है कि किसी में किसी कार्य को करने की एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, लेकिन उसके गार्जियन या उसके चाहने वाले या उसके जो लोग उसके लिए मैटर करते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ और करे। तो पहचानना होगा कि आपके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा क्या है। अगर आपके अंदर सिविल सर्वेंट होने के लिए जो बेसिक्स हैं उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है, तो आपके लिए यात्रा बहुत आसान है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति में नैसर्गिक प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन वो एक्वायर कर लेता है, मतलब परिश्रम पूर्वक सीख लेता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, परिश्रम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन सिविल सर्विस ऐसी चीज नहीं है कि केवल नैसर्गिक प्रतिभा वाला ही पास होगा। जैसे गायन है, इसमें नैसर्गिक प्रतिभा का विशेष योगदान है, सीखने वाला उस स्तर तक नहीं जा सकता। लेकिन सिविल सर्वेंट के लिए नैसर्गिक प्रतिभा हो तो उसका सफर आसान है, सहज है। नहीं है तो परिश्रम पूर्वक एक्वायर किया जा सकता है। नैसर्गिक प्रतिभा के 2 उदाहरण मैं साहित्य से ही देता हूं। एक विद्वान हुए थे, विद्वान मतलब पेंटिंग के क्षेत्र के महारथी थे। उनका नाम था विसेंट वैन गॉग। सुना है नाम किसी ने? नहीं सुना है। विसेंट वैन गॉग कितने बड़े आदमी थे, इसका अनुमान आपको इससे हो जाएगा कि जिस आदमी ने उनकी जीवनी लिखी, उसको उनकी जीवनी लिखने के लिए नोबेल प्राइज मिल गया। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर किसी आदमी की जीवनी लिखने के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिल जाए तो आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा पेंटिंग की दुनिया में आदमी रहा होगा। पूरा किताब है, मैं बहुत छोटे में बताता हूं। तो वैन गॉग जो हैं वो 2 भाई थे और बहुत संपन्न परिवार के नहीं थे। बचपन में ही वैन गॉग को यह समझ में आ गया कि वो पेंटिंग करने के लिए बने हैं। उन्होंने अपनी एनालिसिस की और उन्हें यह यकीन हो गया कि वो पेंटिंग करेंगे और वो आड़ी तिरछी पेंटिंग करने लगे। धीरे धीरे उन्हें रंगों की समझ हुई, छोटे मोटे पुरस्कार जीते पेंटिंग की, लेकिन वो जो परंपरा थी उससे अलग हटकर पेंटिंग करते थे। तो जो उस समय के आलोचक होते थे, साहित्य और कला में आलोचक बड़े महत्व के लोग होते हैं। ये जिसकी अच्छी आलोचना लिख दे वो बड़ा आदमी हो जाता है, जिसकी बुराई कर दे वो जमीन में चला जाता है। तो उस समय के आलोचकों को विसेंट वैन गॉग की पेंटिंग अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसकी बहुत बुराई की और कहा कि ये बहुत ही घटिया दर्जे की पेंटिंग है। वैन गॉग मानते नहीं थे, पेंटिंग ही करते थे। अंत में वो कंगाल हो गए, उनके पास रंग खरीदने को भी पैसा नहीं रहता था। उनको 2-3 बार प्रेम हुआ, सभी प्रेमिकाओं ने उनको धोखा दिया, 2-3 बार पागल खाने होके आए। उनका जो भाई था वो उन्हें समझाता था कि पेंटिंग बंद कर भाई, तेरे बस का नहीं। वो कहता नहीं नहीं, मैं तो पेंटिंग ही करूंगा, मैं पेंटिंग के लिए ही बनाऊं। तो उनका भाई उन्हें खाना देता था और रंग ब्रश का पैसा देता था और कहता तेरी पेंटिंग तो कोई खरीदता नहीं, मैं ही ले लेता हूं। पेंटिंग लेके घर के तहखाने में डंप करता था और वैन गॉग बड़े डिस्ट्रेस की अवस्था में मर भी गए।
उनके भाई ने वो पेंटिंग पड़ी रही और कुछ दिन बाद उसकी प्रदर्शनी लगाई, तो एक एक चित्र जो है लाख लाख डॉलर के बिकने लगे और वो उन पेंटिंग्स के बल पे बहुत बड़ा आदमी बन गया। और पेंटिंग की दुनिया में वो एक स्कूल, मतलब एक विचारधारा के रूप में वान गाग की मान्यता हुई। कई सौ तो पीएचडी हो चुकी हैं उनके ऊपर। एक बंदा बायोग्राफी लिख के नोबेल प्राइज पा गया, इरविंग स्टोन नाम है, और किताब जो बायोग्राफी है उसका नाम है लस्ट फॉर लाइफ। तो क्या आपको इस हद तक मालूम है कि आप क्या करने के लिए बने हैं? मैं एक एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप में कोई एक भी ऐसा है जो इस हद तक अपने को जानता है कि मैं क्या करने के लिए बना हूं, तो उसको तो आंख मूंद के मैं गारंटी कर दूंगा कि वो सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस हद तक नहीं अपने को जानते तो भी निराश नहीं होना है, क्योंकि वो 9 मन तेल की पहचान करके अगर उतना आप जुटा देंगे तो सिविल सर्विस हो जाएगी। क्योंकि कई लोग पेंटिंग के लिए, कई खेलने के लिए, कई गायन के लिए, अलग अलग विधाओं के लिए इनहेरेंट उनके अंदर कैपेबिलिटी हो सकती है। लेकिन आपको अपनी आजीविका के लिए, अगर आपका शौक और आपकी आजीविका एक ही नहीं है, तो आपको आजीविका के लिए समाज में एक सम्मानजनक स्थान रखने के लिए आपको कोई ना कोई काम करना है। और उस दृष्टि से सिविल सर्विस सर्वोत्तम विकल्प के रूप में सामने आता है। मैं 2-3 उदाहरण साहित्य से दिया। एक, मैं इससे पहले कि आप अपनी तैयारी करें, एक चीज मैं सुझाव दूंगा कि आप निरंतर अपने रूटीन में शामिल कर लें। वो है कि कोई न कोई लिटरेचर का कोई न कोई आपसे सामना होता रहे। मतलब कोई न कोई पुस्तक आप प्रतिदिन जरूर पढ़ें, 10-15 पन्ने। कौन सी पुस्तक पढ़ें, इसके लिए मैं पहले साहित्य और लिटरेचर में अंतर बताता हूं। लिटरेचर मतलब एनीथिंग विच इज रिटेन, विच कैन बी रेड, जिसके लिए आपको लिटरेट होना जरूरी है, वो तो लिटरेचर हो गया। लेकिन साहित्य जो है वो है सहित से बना, मतलब ऐसा लिखा हुआ चीज जिसमें मनुष्य का, समाज का कोई हित साधन होता हो, वो ही साहित्य है। हर चीज लिखी हुई साहित्य नहीं है। कोई ऐसी चीज जिससे समाज का, मानवता का कोई हित होता हो, वो ही साहित्य है। तो आप ऐसा कोई साहित्य पढ़ें। क्यों पढ़ें ये भी बताता हूं। साहित्य इसलिए पढ़ें क्योंकि आपकी एक आयु है, मान लीजिए आपकी आयु 26 साल है, 20 साल है, 21 साल है, तो आपने 26 साल, 20 साल या 21 साल दुनिया देखी है। अपने विवेक, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर आप विवेचना करके लोगों को, संबंधों को, राजनीति को, समाज को जानते हैं। जो साहित्यकार होता है ऐसे ही वो भी अपने समाज को जानता है और वो उसको जान के लिखता है। तो अगर एक ही जीवन में बहुत से जीवन जीने का अवसर मिले, एक मान लीजिए राम प्रसाद हैं, वो राम प्रसाद का जीवन है, लेकिन अगर उन्होंने टॉलस्टॉय की लिखी हुई एक एक पंक्ति पढ़ ली तो वो राम प्रसाद होने के अलावा 40%, 50% टॉलस्टॉय का भी जीवन जी लेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में मिशन लेकर चलें कि आप किसी एक साहित्यकार को उठाएं और उसका पूरा साहित्य रोज 10-15 पन्ने पढ़ने हैं, तो कुछ ही दिन में आप काफी हद तक आपका कैनवस बड़ा हो जाएगा, आपके सोचने का, आपके समझने का, आपके बताने का। दूसरा क्या है कि जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो आपकी प्रस्तुति जो है उसमें स्वतः निखार आ जाता है, बिना प्रयत्न के। हिंदी में एक शब्द है अत्यंत साधित। तो अत्यंत साधित रूप से, माने जी ऐसे जैसे उसके लिए साधना नहीं करनी पड़ रही, अपने आप हो जा रहा है। तो अत्यंत साधित रूप से आपकी प्रस्तुति जो है वो बेहतर हो जाएगी, तो आपको अधिक नंबर मिलेंगे। और ये कहानी पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का मजा अलग है। तो आप साहित्य, लोग सोचते हैं सब छोड़ के सिर्फ सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, नहीं होगा। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो जोड़ाई के बाद तराई करते हैं ना, तराई का भी अपना महत्व है, नहीं तो बिल्डिंग उतनी मजबूत नहीं बनती है। वैसे ही प्रतिदिन कोई न कोई एक लेखक पकड़ लीजिए जो साहित्य लिखता हो और उसको 10, 15, 20 पेज पढ़िए। आपके उत्तर इतने उससे प्रभावित होंगे, इतना आपकी भाषा में परिमार्जन आएगा कि आप देखेंगे कि पहले से आपके उत्तर बेहतर हो रहे हैं और अंक प्राप्त करने में भी आपको सुविधा पर होगी। लेकिन पूरा पढ़ें, किसी एक लेखक को कोशिश करिए पूरा पढ़ डालें।
एक और चीज बताऊंगा, जैसे मैं अपनी बात हिंदी में कह रहा हूं और उत्तर प्रदेश में तो हिंदी में ही परीक्षा होती है, सिविल सर्विस आप अन्य भाषाओं में देते हैं, लेकिन हिंदी का क्या एडवांटेज है, मतलब बात हिंदी नहीं कहेंगे, मातृभाषा का क्या एडवांटेज है। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है उसको अपनी मातृभाषा, मतलब जिस भाषा में माँ बाप बात करते हैं, उसका ग्रामर नहीं पढ़ाना पड़ता, बिना ग्रामर पढ़ाए ही वो समझ लेता है, बिना ग्रामर के जाने वो सेंटेंस बोलता है। जो संवेगात्मक वाक्य होते हैं जैसे जिज्ञासा के, दुख के, प्रसन्नता के, वो भी बोल लेता है, उसको कोई सिखाता नहीं है। ये इसलिए होता है कि जो गर्भ में बच्चा होता है उसकी तीसरे महीने से गर्भ में उसकी सुनने की शक्ति सबसे पहले आती है। तो तीसरे महीने से 9वें महीने तक वो केवल सुनता है, बोल तो सकता नहीं, सुन रहा है। और वो क्या सुनता है, अपने माँ बाप की बात ज्यादा समय सुनता है, या घर में आने जाने वालों की बात, या बाबा दादी जो भी हैं परिवार में उनकी बात। तो अब उनकी जो भाषा है वो 6 महीने से तो सुन ही रहा है, निकलने के बाद वो होठों का हिलना देखता है और फिर वो स्वतः बोलने लगता है, वहां कोई ग्रामर की शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो अब उसकी जो बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति है, उसकी मूल भाषा, जैसे कंप्यूटर की भाषा बाइनरी लैंग्वेज है, 0-1, हर चीज को 0-1 में कन्वर्ट करता है, वैसे ही वो बच्चा हर चीज को अपनी मातृभाषा में ही कन्वर्ट करता है। तो अध्ययन अध्यापन के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेखन या साहित्य रचना करने के लिए उसकी मौलिक भाषा क्या है, उसकी मदर टंग है। और अगर आप शिक्षा के विद्वानों का साहित्य पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में ये एक ऐसी चीज है जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। रूस के, जर्मनी के, हर दुनिया के हर क्षेत्र में जो शिक्षा के विद्वान लोग हैं वो इस बात पे सहमत हैं कि शिक्षा तो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अब दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में अंग्रेजों की गुलामी की वजह से पढ़े लिखे समाज की भाषा अंग्रेजी हो गई, अधिकारियों की भाषा अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी अभिजात्य वर्ग की पहचान बन गई और फैशन इतना चल निकला कि विद्यालय धीरे धीरे सब अंग्रेजी के होते जा रहे हैं। लेकिन इससे यह सत्य नहीं बदलता कि आपके ब्रेन की जो मूल भाषा है वो आपकी मदर टंग है और वो मृत्यु तक रहेगी, क्योंकि जब दिमाग बन रहा था तो इसी भाषा में दिमाग की प्रक्रियाएं चल रही थी। तो मातृभाषा सर्वोत्तम है तैयारी करने के लिए, उसमें जैसा आपका रिफ्लेक्शन होगा, जैसा आंसर होगा, वो दूसरी भाषा में बहुत साधना के बाद शायद हो। परीक्षा में जो कॉपी मिलती है उसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं सफलता के लिए, आज चूंकि पहली बार मुखातिब हूं। तो हर व्यक्ति की हैंड राइटिंग एक जैसी नहीं होती, कोई बहुत सुंदर मोती जैसे अक्षर लिखता है, कोई थोड़े टेढ़े मेढ़े लिखता है। लेकिन अगर आप कॉपी की चौड़ाई को पिलर की तरह लिखें, मतलब मान लीजिए 5 शब्द लिखते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के 5 शब्द लिखें, फिर एक के नीचे एक लिखते जाएं, तो उसमें जैसे 150 शब्दों में लिखिए, 500 शब्दों में लिखिए, आपको एक गणना आसान हो जाएगी और कितनी भी खराब हैंड राइटिंग हो सुंदर लगेगी। तो एक सुझाव यह है कि आप अभ्यास करिए लिखने का इस तरह जैसे शब्द के नीचे शब्द आए, हैफेजर्ड मत लिखिए, तो वो देखने में भी आंख को थोड़ा अच्छा लगेगा और आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा इसका महत्व। दूसरा क्या है कि जो परीक्षा में उत्तर देना है वो अगर आपने पहले नहीं लिखा है कॉपी में तो आप परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे। लिखने का महत्व तो पढ़ने से कई गुना ज्यादा है। अब आपके पास जितना भी समय है, टाइम मैनेजमेंट इस तरह करना है कि वो हर चैप्टर, अच्छा आप प्रश्न के उत्तर ना लिखिए, चैप्टर को कंसाइज करके लिखिए। मान लीजिए किसी चैप्टर से आपके एनालिसिस के अनुसार एक प्रश्न आना है या 2 आने हैं, तो उस चैप्टर से जितने संभावित प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आ जाए, ऐसा एक जनरल आंसर आपको बनाना चाहिए और उसको 2-3 बार स्वयं लिखना चाहिए। अब उस परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप उसका उत्तर लिख लेंगे। ये बात स्पष्ट है सबको? हो सकता है आप लोग स्वयं ऐसा करते हो,
मैं अपने ज्ञान और अनुभव से बता रहा हूं, जैसा मैंने किया या जिन लोगों को मैंने पास्ट में गाइड किया उनको ये बताया, उससे मैंने देखा कि लोग सफल हो रहे हैं। तो मैं अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि हैंड राइटिंग पे इस उम्र तक बन जाती है, अच्छी बुरी कैसी भी है, लेकिन अब उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रहती। तो क्या करिए, पिलर बना दीजिए, 5 पिलर। अगर चौड़ी है तो 5 लाइन एक के नीचे एक लिखिए, देखने में सुंदर लगेगा। एग्जामिनर आपका रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, शुभचिंतक नहीं है, उसको ये पेन नहीं लेना कि मैं पूरा पढ़ूं, तो आप उसको विवश करें पढ़ने के लिए, ऐसा अट्रैक्टिव बनाएं उसे। इसलिए ये पिलर वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूं। दूसरा, परीक्षा में प्रश्न कभी सीधे सीधे नहीं आते हैं, घुमाकर आते हैं, इसलिए पूरा चैप्टर तैयार करना होगा। कुछ भी पूछे आपके पास आंसर होना चाहिए, और वो आंसर परीक्षा में बैठने के पहले कम से कम 2 या 3 बार आपने कॉपी पे लिखा है। अगर लिखा है तो आप लिख लेंगे, नहीं लिखा है तो जानते हुए नहीं लिख पाएंगे। बात समझ रहे हैं? लिखने का एक अपना महत्व है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इसलिए विफल हो जाते हैं कि वो पढ़ाई की भावना की वजह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते, और परीक्षा के जस्ट पहले कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। तो हर चीज को एक रेस्पेक्टेबल टाइम देना है, तो हर दिन आधे घंटे 40 मिनट अपने स्वास्थ्य की ओर दे, नहीं तो तैयारी अच्छी है, स्वास्थ्य की वजह से गड़बड़ हो जाएगा। अगर आज आपका पेपर है, रात को आपको जुकाम हो गया, फीवर हो गया, इतने में ही आपका पेपर खराब होने की संभावना बन जाएगी। तो अपने को बहुत सजो के रखना है। तो केवल ज्ञान और अनुभव से ही पास नहीं होता आदमी, उसकी सब परिस्थितियां फेवरेबल होनी चाहिए। उसमें स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक और चीज है, जैसे किसी काम को करने में मान लीजिए 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे तो लगेंगे। अगर मान लीजिए मिनिमम टाइम 2 घंटा है तो वो तो लगेगा, वो आपको पता भी है कि लगेगा। तो कोई भी चैप्टर तैयार करना है, या आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है, क्या सिलेबस है, थोड़ा उसको समय से पहले करने का प्रयत्न करें। कर पाएंगे कि नहीं यही मटेरियल है, प्रयत्न केवल करें। धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा समय से पहले करने का। जैसे मैं उदाहरण दूं कि यहां पे मुझे 5 बजे आना है, तो मैंने 4:30 बजे आने का टारगेट रखा, और 4:30 से भी 2 मिनट पहले मैं आ गया। मान लीजिए मुझे यहां परीक्षा देनी होती और मैं 5 बजे परीक्षा होती, मैं 5:03 पे आता, तो मुझे एंजाइटी होती। वैसा ही तैयारी में है, वैसा ही जीवन के हर क्षेत्र में है। आप कोई भी काम जो करना है, जिस समय पे करना है, उससे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले कर दें। कहीं पहुंचना है, पहले पहुंच जाए। इससे आप पाएंगे कि आपकी एंजाइटी बिल्कुल जीरो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूम करेगा एकदम, और आप मतलब सफलता पाने वालों की लिस्ट में होंगे। उन लोगों में नहीं होंगे जो कहेंगे अरे तैयारी तो बहुत अच्छी थी लेकिन आने वक्त पे तो दिमाग ही घूम गया। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। अब सिविल सर्विस में जो यूपी का है और यूपीएससी है, इन दोनों में 2 पेपर ऐसे हैं, एक इथिक्स का पेपर, एक निबंध का पेपर, जो मेरिट इधर उधर करते हैं। क्योंकि बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स बाई एंड लार्ज बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सब एक लेवल पे रहते हैं, लगभग 19-20 का अंतर होता है। तो नंबर जहां बढ़ेगा वो ये 2 पेपर हैं, और ये 2 पेपर है ऐसे हैं जिनकी कोई बहुत सेट कोई तैयारी नहीं कि ऐसा ही आएगा वैसा ही आएगा। इवन इथिक्स का पेपर, जो इथिक्स कैरिकुलम वाला इथिक्स है, उससे डिफरेंट है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल इथिक्स है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल इथिक्स को उस ढंग से बताएंगे आगे आपको। लेकिन आप जरा अगर डिफरेंस लाना चाहते हैं तो ये 2 पेपर थोड़ा ध्यान से करें। इसमें एक तो निबंध अलग अलग विषयों पे लिखें, फिर यहाँ पे उसका इवैल्यूएशन हो, कमियां बताई जाएं, फिर आप अपने को इम्प्रूव करें, एक ये मेथड। और इथिक्स वाले पे जो मतलब मूल्यों से संबंधित अलग अलग तरह की समस्याएं जो पास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी इश्यूज पे रही है, उन पे चर्चा हो, कैसे उसका टेस्ट करते हैं,
कैसे उसको कसौटी पे कसते हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे, आगे आपको बताएंगे। एक उदाहरण जैसे मैं बताता हूं, जैसे कि कर्नाटक में एक रेप हो गया था, तो पुलिस वालों ने वो भाग रहे हैं ऐसा करके उनका इनकाउंटर कर दिया। बहुत कंट्रोवर्सी में आया था ये इशू, और अब उन पुलिस वालों को सजा हो गई। तो अब देखिए, एक तो रेप हुआ, मुलजिम सही पकड़े गए, और ऐसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए, इथिकली ये बात ठीक लगती है। उनका जब इनकाउंटर हुआ तो बहुत लोगों ने उनका सपोर्ट किया, पुलिस वालों का, सब लोग बहुत खुश भी हुए। लेकिन जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट रहा ये, इसलिए उनको सजा भी हो गई। इस तरह का डायलेमा सिविल सर्विस में बहुत आता है, बहुत बार आता है, जब एंड जो है वो तो जस्टिफाइड है, लेकिन मीन्स में आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं। मतलब जो विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था है उसके अनुसार न करके उस व्यवस्था को तोड़ करके काम करते हैं। तो इथिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबके जो नौकरी करता है सबके जीवन में आते हैं। अब क्या हुआ कि सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन करते समय ये पेपर इसलिए रख दिया गया कि वो ये देखना चाहते हैं कि आप में पहले से ही सिविल सर्वेंट इनहेरेंट रूप से अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो समस्याओं पर आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो नैसर्गिक रूप से सही होगा, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये समस्याएं डिस्कस करके, जैसे मैं नौकरी किया हूं, मेरे सामने बहुत बार ऐसी समस्याएं आई हैं, तो मेरा क्या रिफ्लेक्शन रहा, बाद में क्या रिजल्ट रहा, ऐसी चर्चा करके हम लोग उसको सीखने सिखलाने का प्रयत्न करेंगे। एक पब्लिक पॉलिसी का इशू है, जैसे बिजली माफ कर देना, कर्ज माफ कर देना। पॉलिटिकली करेक्ट है, इकोनॉमिकली करेक्ट नहीं है, इस पे डिस्कस करेंगे। मैंने इस पे नहीं, मतलब इस तरह के नैतिक प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। एक और चीज आज मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज इथिकल है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में या जब प्रशासनिक दृष्टि से आप उस पर विचार करें तो उसको दो पैमानों पे देखते हैं, इसमें इक्विटी है कि नहीं और जस्टिस है कि नहीं। इक्विटी मतलब इनके लिए दूसरा, इनके लिए दूसरा है तो इक्विटी नहीं है, या इनके लिए प्रोसीजर दूसरा, इनके लिए दूसरा है तो भी इक्विटी नहीं है। इक्विटी मतलब इक्वली प्लेस्ड लोगों के साथ एक जैसा है। इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के लिए मान लीजिए जेंडर पे डिफरेंस हो सकता है, जैसे ट्राइबल्स के लिए बहुत सी भर्ती में हाइट कम रखी जाती है, ये डिफरेंस हो सकता है, ये इससे इक्विटी डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन एजुकेशनल स्टैंडर्ड सबके लिए एक रखा जाता है। जस्टिस भी सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, कानून की नजर में, और कानूनी उपचार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये दो बहुत फंडामेंटल पैमाने हैं जिन पे कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही को इवेलुएट किया जाता है। और अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, जैसे कि हमने बताया वो रेप केस वाला, उसमें जस्टिस नहीं हुआ, एंड मान लीजिए कोर्ट में जाता मामला, उन सबों को फांसी होती तो भी वो मरते, तो एंड तो अचीव कर लिया गया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, तो जस्टिस डिनाई हो गया उसमें, इसलिए वो विसिएट हो गया। एक बहुत ही रोचक प्रकरण है वाल्मीकि रामायण से, सब लोग जरा ध्यान दें, बहुत ही रोचक कहानी है ये। क्या हुआ कि रामचंद्र जी जब अयोध्या में स्थापित हो गए तो उन्होंने अपने महल के बाहर एक घंटा लगा दिया और कहा जब भी कोई अन्याय हो, कोई पीड़ित हो तो ये घंटा बजाए। तो राम के राज्य में वो घंटा एक ही बार बजा और वो प्रकरण वाल्मीकि ने अपनी रामायण में दर्ज कर लिया। तो घंटा बजा तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ भाई देखो ये घंटा क्यों बजा, कौन राम राज्य में पीड़ित हुआ। तो लक्ष्मण गए वहां, उन देखा कोई नहीं, लौट के आए, बोले कि घंटा तो बजा लेकिन कोई है नहीं वहां। राम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जाओ देखो, फिर से देखो, पूछताछ करो। तो गए तो देखे एक कुत्ता बैठा हुआ था बाहर, और घायल कुत्ता था, उसके मस्तक पे चोट लगी थी।
तो फिर आ गए, बोले वहाँ तो एक कुत्ता बैठा हुआ है और कोई है नहीं। तो उनका यार कुत्ता ही है, वहाँ पूछताछ करो कैसा कुत्ता है, क्या हुआ। तो गए, पूछे किसने घंटी बजाई। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कुत्ता मनुष्य की वाणी में बोला कि मैंने घंटी बजाई। तो लक्ष्मण बहुत चकित हुए, बोले क्या काम है तुम्हें। बोला मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, मैं राम से फरियाद करना चाहता हूं। लक्ष्मण उसको दरबार में ले आए। सब लोग बड़े चकित हुए। राम ने कहा कि भाई ये कुत्ता मनुष्यवाणी बोलता है तो विशिष्ट कुत्ता है, बताओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ। बोला कि मैं अपना सुबह जा रहा था, अयोध्या का जो नगर सेठ है वो उधर से आ रहा था, उसने बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के मेरे माथे पे अपनी छड़ी से मार दिया, मेरा माथा फट गया और मैं पीड़ित हूं और मैं राम राज्य में हूं, इसलिए मैं फरियाद के लिए आया हूं। राम ने कहा ये तो बड़ा बुरा हुआ, अभी बुलवाते हैं। नगर सेठ को बुलाया गया। नगर सेठ आते ही कुत्ते को देखा, हाथ जोड़ के बोला हाँ हुजूर गलती हो गई, मैं तो अपनी वाइफ से झगड़ के निकला था, मन खिन्न था, ये कुत्ता आ रहा था, मुझे देख के लगा कि ये हंस रहा है मेरे पे, मैंने इसे मार दिया, इसका माथा फट गया, बड़ा अपराध हुआ, जो दंड आप दीजिए मैं लेने को तैयार हूं। राम ने फिर दरबारियों से कहा भाई क्या दंड दिया जाए इसको, ये तो अपना दोष स्वीकार कर रहा है। दरबारियों ने कहा कि यार कुत्ता इतना विशिष्ट है, इसी पे डाल देते दंड देने का काम। तो राम ने कहा भाई आप कुछ मनुष्य बोली बोलते तो आप ही बता दो क्या दंड देना, ये अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। तो कुत्ते ने कहा कि यहां से कुछ योजन दूर जो है एक विश्वविद्यालय है, उसका इसको कुलपति बना दीजिए, इस नगर सेठ को। तो लोग बहुत चकित हुए, दरबारी आश्चर्य से पूछने लगे कुलपति ये दंड है कि पुरस्कार है। लक्ष्मण ने कहा कि यार ये तुम दंड देने को कह रहे हो, पुरस्कार, ये कुलपति बन जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे, ये दंड ही है। लोगों ने कहा बताओ भाई विस्तार से कैसे ये दंड है। तो उसने कहा अभी कुत्ता होने के पहले कुछ दिन पहले तक मैं ही वहां का कुलपति था, तो वहां विद्यार्थियों के लिए जो अच्छा अन्न और वस्त्र आदि आता था उसमें जो सर्वोत्तम होता था वो मैं ग्रहण कर लेता था। तो इसी अपराध में मैं कुत्ता बन गया, और ये तो नगर सेठ है, ये महापापी है, ये तो वहां जाएगा तो क्या क्या करेगा, ये और अधम योनि में जाएगा, इसलिए इसको आप कुलपति बनाओ, देखो ये अपना दंड खुद ही प्राप्त कर लेगा। तो मैं इस उदाहरण के द्वारा ये बता रहा हूं, इस कथा के द्वारा, कि नैतिकता के मानदंड क्या है। नैतिकता, सिविल सेवा में नैतिकता का ये बहुत बड़ा मानदंड है कि जो आपके मातहतों या जनता के लिए आया है वो आप स्वयं न ले लें उसमें से सर्वोत्तम। एक और उदाहरण देता हूं, जिन जगहों पे सरकार की तरफ से खाना बनता है, जैसे जवानों की मेस में या कई जगह कैंटीन होती है सरकारी, तो वहां जो नियंत्रक अधिकारी होता है उसका ये दायित्व तो है कि वो देखे कि खाना स्तरीय है, अच्छा है, हाइजेनिक है। तो उसकी ये ड्यूटी है, तो वो हफ्ते में 10 दिन में एक दिन अचानक जाके वहां खाना चखता है। लेकिन मान लीजिए कोई अधिकारी घर में रसोई बंद कर दे और हर दिन जो है अपना खाना वहां से मंगाने लगे, तो इस नैतिक मानदंड पे वो अगले जन्म में कुत्ता ही बनेगा। बात समझ रहे हैं? ये कथा मैं इसलिए बस आपके संज्ञान में लाया कि एक प्रशासनिक अधिकारी को किस तरह के कठोर नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना होता है, वो आपकी उसका आपको एक झलक मिल जाए। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले और सफल होने वाले में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। आपके हमारे यहाँ पे एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, हम लोग जब पढ़ते थे तब, तो वो बोलते थे, बहुत हिम्मत बढ़ाते थे, वो बोलते थे कोई भगवान जी के भाई यहाँ सिविल सर्विस दे के सफल होने नहीं आएंगे, आप ही लोगों में से कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। तो यह बिल्कुल न समझे कि कोई आपसे बहुत विशिष्ट होगा वो सफल होगा, आप ही लोगों में से सफल होंगे। बस जिसने वो 9 मन तेल की पहचान कर ली और उतने संसाधन जुटा लिए वो सफल हो जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो जहां रहेगा, जहां भी रहे, भगवान करे अच्छा रहे। तो ये बहुत फंडामेंटल चीजें मैंने आपको सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में आज बताया। आगे इथिक्स वाले पेपर पे, निबंध वाले पेपर पे हम विस्तार से आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे इनरोल करेंगे उन लोगों के साथ। और सामान्य किसी भी समस्या के लिए भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकेंगे। आज अभी तक जितनी बात हुई, इसमें अगर कोई चर्चा करनी है या कोई जिज्ञासा है तो आप बोल सकते हैं। कोई भी पढ़ाई बोझिल नहीं होनी चाहिए, बहुत सहज और ग्राह्य होनी चाहिए। जैसे 12th की मैथ्स की क्लास होती है, वैसी सिविल सर्विस की क्लास या तैयारी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही बोझिल हुआ वैसे ही
नेगेटिव साइड में जाने लगेगा। तो एक ये भी है कि अगर एक विषय पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो विषय परिवर्तन करिए। विषय परिवर्तन। हाँ, एक और चीज रह गई, वो बता दूं। क्यों थकता है आदमी? कुछ भी करने से क्यों थकता है? थकता तब है जब वो उसे स्वीकार नहीं करता है, उस मन से स्वीकार नहीं करता तो थक जाता है। आप ऐसे देखिए कि 10 इंद्रियां हैं, हाथ पांव नाक, माने सूंघने की 5 और करने की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आपने कभी देखा है कि टीवी आप देख रहे हैं लेकिन न्यूज निकल गई सामने से, आपको ध्यान कहीं और है? ऐसा होता है? तो एक्चुअली मन जिस इंद्री के साथ होता है वही इंद्री काम करती है, बाकी शिथिल हो जाती है। साइकिल चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते आदमी को सामने नहीं दिखता, कहीं टकरा जाता है। क्यों टकरा जाता है? मन कहीं और चला गया। तो मन जिस इंद्रिय के साथ संपृक्त होता है वो इंद्री प्रधान हो जाती है। तो अध्ययन के समय अगर मन अध्ययन की ओर है, या जिसे मनोयोग कहते हैं, मनोयोग से अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं थकेंगे। लेकिन अगर बोझ की तरफ पढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी है, पढ़ें और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, मतलब मनोयोग अगर नहीं हुआ तो सफलता नहीं होगी, थकान अलग होगी। जब मन से पढ़ते हैं तो उत्साह बढ़ता है, थकान की जगह और चेतना आती है। और मन को जैसे ही हटा देंगे तो फिर इंद्रियां थकने लगती है। मन सारथी है इंद्रियों का और इंद्रियां घोड़ा है। तो बिना सवार का घोड़ा और सवार के साथ घोड़ा, दोनों में अंतर है। ये बात आपको मैं समझा पा रहा हूं? बात ये समझ आ रही है? अब मन लगाने की जो साधना है वो भी पढ़ने से आती है। जब आप एक एक अक्षर पढ़ते हैं, आप मन लगा के पढ़ें, कोशिश करें, धीरे धीरे मन सधने लगता है। पढ़ने और लिखने की जो विधा है, इसका महत्व ही इस बात में है कि इसमें अपने आप अगर आप लगातार प्रयत्न करेंगे तो मन लगने लगेगा। एक और योग दर्शन में 5 नियम बताए गए। सिविल सर्विस देने वाले को ये 5 नियम ज्यादा महत्व रखते हैं उसके लिए। इसमें एक है तप। तप माने आप समझ सकते हैं जो महात्मा लोग तप करते थे, लेकिन आपके लिए तप क्या है? अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर देना और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर देना। एक नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने अध्ययन करना स्वयं के विवेक से, तो वो है। एक है संतोष। जब तक सिविल सर्विस दे रहे हैं संतोष धारण करे रहें। नात हित रिश्तेदारी, इनकी शादी उनकी शादी, इनका गौना उनका गौना, ये सब छोड़ दें। जो बाहर रात 2 बजे खाना खाने जाते हैं लोग, तरह तरह के, ये सब छोड़ के साल 2 साल संतोष पूर्वक इसी में लगे रहे। एक शब्द है शौच। शौच का मतलब टॉयलेट जाना नहीं, शौच का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको त्याग देनी चाहिए, उनको त्यागना, इसी को शौच बोलते हैं। तो मन, विचार और शरीर के स्तर पे त्याज्य संबंध। मान लीजिए मेरे साथ एक लड़का था, बहुत पढ़ने में तेज था, लेकिन जब लड़कियों को देखता था छेड़ने लगता था, तो धीरे धीरे सब लोगों ने उसको त्याग दिया। तो क्या हुआ? वो कंपनी मतलब दोस्ती लायक नहीं रहा। ऐसे संबंधों में भी आपको शौच चाहिए, मतलब त्यागना होगा ऐसे संबंध जो आपको पीछे ले जा रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे हैं। संबंधों में, विचारों में, कार्यों में, खान पान में, अध्ययन में, हर जगह जो त्याज्य है उसे छोड़ देना शौच। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। और 5वां नियम है ईश्वर प्राणिधान। भगवान की कृपा होती है तभी कुछ होता है, प्रयत्न आप करें। तो ये 5 नियम भी सिविल सर्विस तैयारी के लिए बड़े रेलिवेंट है। हमने कहा आपको ये जानना चाहिए। मेरे ख्याल से पहली बार के इंटरेक्शन के लिए इतनी, इससे ज्यादा बताने पर याद भी नहीं रहेगा। तो आप जितना सुन लिए, अब इस पे कोई चर्चा करनी है तो बताइए, नहीं तो इसको समाप्त करें। ठीक है, वेलकम वेलकम।